हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदाल और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमने पढ़ लिया था अब तक रिफ्लेक्शन, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड मैंने एवरीथिंग, हर एक बात आपको समझाई थी, हर एक चीज मैंने आपको बताई है। करीब 10 लेक्चर 10 वीडियोस मैंने रिफ्लेक्शन पे विद न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए और विद कॉन्सेप्ट सारी चीजें अपलोड की हुई हैं। प्लीज आप वो जरूर देखिएगा, उसके बाद आप रिफ्रैक्शन देखिएगा। तो आइए आज की वीडियो में लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने से लाइट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। सारी की सारी बातें मैं आपको विद एग्जांपल समझाने वाला हूं। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट करिए आप पढ़ना लिखना, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट। पहले मैं डिफाइन लिख देता हूं इसका, बेंडिंग ऑफ लाइट, bending of light ray passing from one medium to another, passing from one medium to another। देखिए, रिफ्लेक्शन की हम बात करते थे तो रिफ्लेक्शन में जो लाइट रे थी वो एक ही मीडियम में रहती थी, एक ही मीडियम में रहती थी। इधर से लाइट रे आई, मिरर से टकराई या जिस भी बेसिकली सरफेस से टकराई, उसे टकराने के बाद वो वापस बाउंस बैक हो गई, दैट इज रिफ्लेक्शन। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन वो कहता है कि एक मीडियम से अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम में लाइट रे को जाना ही पड़ेगा। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यानी कि तो ही वो बेंड होगी। और वो बेंड क्यों हो जाती है, क्या वजह है, वो सब बातें बताता हूं। बट ये पहले में समझना जरूरी है कि मीडियम उसने दो बोले, एक मीडियम और दूसरा मीडियम। इसका मतलब मीडियम की भी दो टाइप होती हैं। अब मीडियम की दो टाइप होती है तो वो कौन कौन सी भाई? तो मीडियम की दो टाइप होती है बच्चों, एक तो आपका होता है रेरर मीडियम और एक आपका होता है डेंसर मीडियम। तो ये जो रेरर और डेंसर हैं ये सब ऑप्टिकली हैं, ऑप्टिकली रेरर डेंसर है। बेसिकली आप इसको ये ना समझिए कि डेंसिटी वाइज में बात कर रहा हूं, डेंसिटी वाइज और ऑप्टिकली जो भी रेरर डेंसर होते हैं उनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होते हैं। तो इन दोनों मीडियम में से तब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती है तो वो बेंड हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, और वो भटकना ही बेसिकली क्या कहलाता है, दैट इज रिफ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए ये एक इंटरफेस है। अब आप कहेंगे इंटरफेस क्या होता है भाई? तो इंटरफेस हम उसे कहते हैं कि जो दो मीडियम का बंटवारा करे। लाइक यहां पर जैसे मीडियम 1 है ये, राइट, और यहां पर मीडियम 2 है, इसको हमने मीडियम 2 बोला हुआ है, दैट इज मीडियम 2। अब वो दो मीडियम कौन कौन से, तो मैंने आपको बता दिए, वो रेरर मीडियम होता है और डेंसर मीडियम होता है। ऑप्टिकली रेरर और ऑप्टिकली डेंसर क्या होते हैं उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। अब यहां पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए ये एक नॉर्मल है, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और लाइट रे इंसिडेंट हुई यहां पर। ध्यान दें मेरी बात बच्चों, ये एक लाइट रे यहां पे इंसिडेंट होती है, यहां पे आके टकराती है। तब ये लाइट रे यहां पे आके टकराई तो क्या हुआ, वो ऐसे सीधा जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होते ही वो अपने रास्ते से भटक गई। अब उसके पास अपने से रास्ते से भटकने के भी दो बेसिकली डायरेक्शन हो सकती हैं कि वो यहां से भटकते हो, या तो वो ऐसे इधर चली जाए, भाई ऐसे सीधा जाना चाहती थी वो इधर या तो मुड़ जाए, या फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, फिर से मैंने यहां पर मान लीजिए इंटरफेस लिया। बच्चों ध्यान से सुनना, सारी बातें मैं समझाने वाला आपको। ये फिर से क्या है, इसका नॉर्मल मैंने यहां पे लिया, इसको मैं नॉर्मल बोलता हूं। नॉर्मल क्यों लिया जाता है वो भी मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया था, फिर बताता हूं। नॉर्मल रहने की वजह यह है कि ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि ये जो लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हुई, ये यहां से कितनी दूरी पर आई, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। और इस एंगल को भी क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट एंगल। ये सारी बातें वैसे मैं रिफ्लेक्शन में आपको बता चुका हूं, दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल, क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे लाइट रे आती है, देखो ये एक लाइट रे आई, वो तब आई तो किसी एंगल आई से आई है, वो सीधा जाना चाहती है। अब पहले वाले में तो मैंने क्या कर दिया था कि लाइट रे सीधा जाना चाहती थी, इधर मुड़ गई, इस लाइन की तरफ मुड़ गई, और हो सकता है वो इससे दूर भी मुड़ जाए, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों है ना उसके पास। और ये वाला क्या हुआ, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ। अब लाइट रे इधर मुड़े तो क्या, उधर मुड़े तो क्या, इधर मुड़े तो क्यों, उधर मुड़े तो क्यों, ये सारी बातें क्लियर करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द आंसर इज चेंज इन स्पीड। कारण क्या है उसका, क्यों होता है रिफ्रैक्शन, तो उसका कारण है स्पीड में चेंज, स्पीड चेंज।
उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड बदल जाती है, और स्पीड बदल जाने की वजह से ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। कैसे बदल जाती है भाई स्पीड, क्या होता है जो स्पीड बदल जाती है? देखिए मीडियम के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? परमिटिविटी और परमेबिलिटी। अब जो परमिटिविटी और परमेबिलिटी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करती हैं। तब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मीडियम में चल रही होते हैं, कि ईएम वेव तब किसी भी मीडियम में चल रही होती है, तो उस मीडियम की परमिटिविटी और परमेबिलिटी उसको डिस्टर्ब करती है। और यहां पर भी अगर मैं मीडियम को, मान लीजिए मैंने इस मीडियम को क्या बोल दिया, रेयर मीडियम, आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मैंने इस मीडियम को बोल दिया डेंसर मीडियम, तो मान लीजिए तब वो एक मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो मीडियम चेंज होने से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बदली होगी? उसकी कैरेक्टरिस्टिक बदली होगी परमिटिविटी और परमिबिलिटी वाली, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज हुई होगी। तो बेसिक कॉज, बेसिक कारण ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हाट? स्पीड चेंज, राइट। कहां पे स्पीड ज्यादा होती है, कहां पे स्पीड कम होती है? तो रेयर मीडियम में, चलिए मैं एक बार इसको हटा दूं क्या बच्चों में, मैं साइड होता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर मैं इस ऊपर वाले पार्ट को हटा देता हूं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने हटाया, अब यहां पे कुछ जानकारी लिख रहा हूं मैं। देखो क्या, ध्यान सुनना मेरी बात, यहां पर एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि हमेशा रेयर मीडियम में, तब भी रेयर मीडियम होता है जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। ध्यान से, मैं ये लिख रहा हूं जो बातें हिंदी में लिख रहा हूं, ध्यान से समझ रहे हैं तुम लोग। और तब मैं बात करता हूं डेंसर मीडियम की, तो डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कम होती है ना। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहां पे रेयर मीडियम की बात करूंगा तो मान लीजिए उसमें पार्टिकल्स होंगे, जहां उसकी परमिटिविटी और परमिबिलिटी होगी वो उतनी ज्यादा प्रबल नहीं होती, उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होती, इसलिए वहां पर लाइट रे की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? ये स्पीड ज्यादा होती है। क्या कम होती है? ये स्पीड कम होती है वहां पे। ऑलराइट, फिर से, रेयर मीडियम में ज्यादा स्पीड होती है लाइट की, डेंसर मीडियम में कम स्पीड होती है लाइट की। अब लाइट रे तब यहां से इसके अंदर एंटर की तो वो लाइट रे ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, है ना। आप इसको ऐसा समझिए जैसे यहां से पाइप से पानी छोड़ा, अगर कम तेज जाएगा तो क्या होगा, यहीं पे गिर जाएगा, जाते जाएगा तो क्या होगा, दूर जाके गिरेगा। तो ये यहां से स्पीड कम थी, यहां पे रेयर में क्या थी, ज्यादा, डेंसर में जाके क्या होगी, कम, तो क्या हुई, वो यहां से ऐसे जाते हुए इधर मुड़ गई। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो मीडियम 1 है, ये जो मीडियम 2 है, ये आपका मीडियम डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम है। रिपीट अगेन, तब भी लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ी है तो उसकी स्पीड क्या हुई है, डिक्रीज। स्पीड उसकी क्या हुई है यहां पे, डिक्रीज, क्योंकि वो किस मीडियम से किस मीडियम में गई है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम गई है। और तब वो नॉर्मल से दूर मुड़ती तो क्या हुई है, उसकी स्पीड क्या हुई, उसकी स्पीड हुई है इंक्रीज, उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है। अब फिर से मेरी बात को ढंग से सुनना, मैं पूरा एक टेबल यहां पे बनाऊंगा, टैबलेट करूंगा पूरे को। रेयर मीडियम में ज्यादा होती है स्पीड, डेंसर मीडियम में ज्यादा कम होती है स्पीड। अब तब भी रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर जा रहे होते हैं, तो क्या क्या सिचुएशंस और कंडीशन होती है, वो सिचुएशन कंडीशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका यहां पर लिख देता हूं, उसका वहां लिख दूंगा। तब भी रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम होगा तो क्या, सबसे पहले स्पीड डिक्रीज, फिर एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो बड़ा होता है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ध्यान से सुनना भाई मेरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। किस कंडीशन में, तब रेयर टू डेंसर होती है। तब रेयर टू डेंसर होती है, लाइट रे किस तरफ मुड़ती है, तो आंसर है टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। आपको यहां तक नीचे तक दिखाई दे रही होंगी सारी चीजें, ऑल राइट, सारी बातें दिखाई दे रही हैं। तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ती हैं। क्या सर और भी कंडीशंस हो सकती हैं कि, हाँ हो सकती हैं। क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताया नहीं, तो मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यहां पे दो ही बातें कर रहा हूं। क्या क्या, कि तब रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी, एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्शन से छोटा बड़ा होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग। ऑलराइट,
अब आगे आते हैं, यहां पे आते हैं भाई। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पर मैं लिखने वाला हूं पूरी की पूरी नॉलेज आपकी डेंसर टू रेरर मीडियम की। ये रेरर मीडियम है, तब भी डेंसर टू रेरर रिफ्रैक्शन होगा। तो ये रिफ्रैक्शन रेरर टू डेंसर था, और यहां पे तब मैं कहूंगा कि डेंसर टू रेरर अगर रिफ्रैक्शन होता है तो क्या, तो डेंसर टू रेरर रिफ्रैक्शन में सबसे पहली बात तो कि स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि वो यहां से देखिएगा रेरर में जा रहा तो वहां स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए स्पीड क्या होगी उसकी, इंक्रीज्ड, राइट। अब एंगल आई और आर की बात कर लीजिए, कौन बड़ा कौन छोटा, तो एंगल आई है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल है ये, राइट। मैंने यहां पे नीचे एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये एंगल है, ये लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन है, ऑलराइट। अब इसके बाद अगली बात क्या है, अगली बात है कि बैंड की तरफ होगी, तो ये नॉर्मल है, तो वहां से तो नॉर्मल की तरफ तो इधर होता है और नॉर्मल से दूर ये, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, और अगर आपको ये बात समझ आई है तो रिफ्रैक्शन का आप हर एक पार्ट, हर एक चीज अब बड़े आराम से सोच पाएंगे। अब इसके बाद पता है क्वेश्चन क्या आता है, इसके बाद ये क्वेश्चन ये आता है कि तब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि तब भी लाइट रे बेंड हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए, या ये कह लीजिए कि तब भी रिफ्रैक्शन होता है, तो उस केस में कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है और कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है और कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, ये वाली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया भाई साहब, चेंज नहीं होगी, बाकी सारी बातें चेंज हो जाएंगी। उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, हाँ, उसकी स्पीड चेंज होगी, हाँ, उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, हाँ, इस तरीके से फेस चेंज होगा ना, इस तरीके से हम लोग सारी की सारी बातें हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि फ्रीक्वेंसी को आपके दिमाग में रखना है, बस फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती है। बाकी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज या वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन की बात करूंगा तो डायरेक्शन चेंज ये भी चेंज होती है, तो सारी चीजें ये चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती। इसी के साथ साथ एक और मैं आपको यहां पे पॉइंट बताता हूं, जरा आप इसे लिख लीजिएगा, फिर मैं हटाता हूं, कुछ ऊपर वाले पार्ट को मैं रब करूंगा, जल्दी से आप इसे तब तक लिखिएगा। चलिए लिखा था, पॉज करके लिखा करें, मैं हटा रहा हूं इसे। और एक बात और समझाता हूं मैं, यहां पर भी एंगल ऑफ डेविएशन का जिक्र किया जा सकता है कि एंगल ऑफ डेविएशन इन दैट पर्टिकुलर केस, तब ये वाला देखो, मैंने इसको डिवाइड कर लिया, इस तरफ का पार्ट मेरे पास रेरर टू डेंसर वाला है, उस तरफ का पार्ट मैंने क्या रख लिया, डेंसर टू रेरर, ये रेरर टू डेंसर और वो डेंसर टू रेरर। तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों यहां पर ये होगा कि यहां पर ये एंगल आई है, तो इधर ये एंगल आई रहा होगा, ये पूरा एंगल आई, तो ये पूरा एंगल आई। अब इस पूरे एंगल आई में से अगर मैं इस आर को घटा दूं तो देखो ये डेविएट हो गई। भाई डेविएट मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में लाइट रे जाना चाहती थी उस अपने रास्ते से भटक जाए, तो लाइट रे ऐसे सीधा जाना चाहती थी, इतनी दूर भटक गई, तो दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो इन दैट पर्टिकुलर केस एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू क्या, दैट इज द आई, ये पूरे का पूरा आई, उसमें से आर को माइनस कर दीजिए, आई माइनस आर। अच्छा पॉइंट है ये भी, एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने पढ़ाया है। और यहां पर मैं बात करूंगा तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, यहां पर का मतलब क्या, यहां पर का मतलब ये कि तब लाइट रे डेंसर टू रेरर मीडियम में जा रही होगी, तो एंगल ऑफ डेविएशन, तो यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन होगा डेल्टा, दैट इज इक्वल टू ये पूरा एंगल क्या आपका, ये आई, तो ये पूरा आई है भाई, ये पूरा आई है ना, ये पूरा आई, ये पूरा आई, अगर ये पूरा आर है, ये आपका आई है, तो अगर इस आर में से आई को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाओगे, ये आप यहां पे आ जाओगे डेल्टा पर, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, वो इस आर में से इस आई को माइनस करना पड़ेगा, तो इससे अपोजिट मींस आर माइनस आई इज व्हाट, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ डेंसर टू रेरर रिफ्रैक्शन। प्लीज ये पूरी कहानी लिखिएगा पॉज करके, उसके बाद मैं पूरा हटा दूंगा और फिर हम अगले पॉइंट्स पर आएंगे। जल्दी लिखें बच्चे इसे। ओके, तो अब हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। बच्चों ये भी बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो एक्चुअली ये एक रिफ्रैक्शन की कंडीशन में
फिर से रिफ्रैक्शन की कंडीशन में तब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो उस मीडियम के चेंज होने से वेलोसिटी स्पीड चेंज हो जाती है। वो स्पीड कितना चेंज होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में कितना चेंज होती है स्पीड, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जो स्पीड के चेंज होने के रिलेशन को बताए, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब सूची पूरी की पूरी वो एक बेसिकली डिटेल दे देता है कि भाई साहब इस मीडियम में जाओगे तो इतना चेंज आप पाओगे, किसके कंपैरिजन में, जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रहे हो। क्लियर नहीं हुआ बहुत, चलिए मैं बताता हूं। तो इट इज द बेसिकली रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज या ऑफ स्पीड्स। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। रिपीट करता हूं मैं, ये आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता रहा हूं बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का, तब स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितना चेंज आया उसमें, तो तब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से किसी भी मीडियम में गई तो उसके अंदर कितना चेंज आया, कितने रेशियो से वेलोसिटी बढ़ी, कितने टाइम वेलोसिटी कम हुई, उस वेलोसिटी के चेंज के बारे में नॉलेज आता है। तो दैट म्यू इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज व्हाट, सी 3 × 10⁸ अपॉन v, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो ये एक कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। इसका कोई डायमेंशंस नहीं होता, डायमेंशन लेस बोलिएगा आप, इसको यूनिट लेस बोलिएगा, जो आप कहिएगा दैट्स ओके। तो ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नॉलेज हुई। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि हमने स्टैंडर्ड्स ले लिए कि लाइट रे वैक्यूम से आ रही है, यानी कि फ्री स्पेस से आ रही है, और उससे फिर वो किसी मीडियम में एंटर कर रही है। तो यहां पर हमने क्या किया, c/v। वैसे अगर मान लीजिए कोई भी दो मीडियम है तो वहां पर हम कह देते हैं म्यू इज इक्वल टू v1/v2, v1/v2। इस तरह की बात भी कर ली जाती है। या फिर अगर मैं आपसे बात करूं, इसको चेंज करने की कोशिश करूं, तो इसको हम चेंज ऐसे भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, या फिर मुझे कहना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, सारी बातें बताऊंगा, कुछ भी नहीं चीज छोड़ने वाला हूं। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू बेसिकली स्पीड क्या होती है, तो स्पीड इज डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब डिस्टेंस क्या, तो ये तो वेव की स्पीड है तो इसलिए वेवलेंथ होगा, तो दैट इज वेवलेंथ डिवाइडेड बाय क्या, इस टाइम, और वेवलेंथ बाय टाइम यानी कि 1/t किसके बराबर होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। 1/टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, दैट मीन स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। और मैंने कहा फ्रीक्वेंसी का आप चेंज कर लीजिए, मीडियम चेंज होती नहीं, पहले थोड़ी देर पहले बताया था। तो दैट इज द वेवलेंथ ऑफ वैक्यूम अपॉन, अगर मैं मीडियम की बात करूं तो वहां पे किसी वेवलेंथ लूंगा, मैं मीडियम की वेवलेंथ लूंगा। तो यहां से मैंने देखो चेंज करके क्या लिखा, यहां पे लिख देता हूं मैं, मान लीजिए इस c को क्या लिखूंगा मैं, लैम्डा मीडियम, यहां लिखना चाहिए c/v, दैट c इज इक्वल टू व्हाट, दैट c इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ वैक्यूम इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय दैट v इज व्हाट, दैट इज अगेन लैम्डा ऑफ मीडियम इनटू फ्रीक्वेंसी। सब मारे गए तो क्या आया, लैम्डा ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ मीडियम, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको दिखाई दिया होगा। चलिएगा, मुझे यहां लिखना चाहिए, थोड़ा कम दिखाई दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू लैम्डा मींस वेवलेंथ ऑफ व्हाट, वेवलेंथ ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय, वैक्यूम की वेवलेंथ नहीं, वो जो वेव है उस वेव की वेवलेंथ वैक्यूम में, डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक रिजल्ट, यहां पर आपके पास दूसरा रिजल्ट,
कुछ जानकारों ने, स्नेल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनाया था, उस पर भी मैं आऊंगा। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें वो एंगल्स के बारे में बात करता है। तो चलिए मैं आ ही जाता हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं लिखूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और भी बेसिकली कैलकुलेट करने का मेथड होता है, और वो जो कैलकुलेट करने का मेथड है वो क्या है, दैट म्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर। ये भी एक रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है, उनका जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज दैट इज द कांस्टेंट। अगेन देखिएगा, यूनिट नहीं है भाई। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फिक्स रहेगी हमेशा। v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, वो भी फिक्स रहेगी हमेशा। तो ये म्यू भी क्या है, दैट इज अगेन अ कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज व्हाट, एक कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके बराबर है, दैट इज द साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। और इसी नियम को कहा जाता है, दैट नियम इज स्नेल्स लॉ। पढ़ा होगा तुमने बचपन बोले तो 10th क्लास में। स्नेल का नियम ये था, स्नेल ने ये नियम दिया था कि जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन, वो एक कांस्टेंट होता है। दैट कांस्टेंट इज व्हाट, दैट कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मुझे अब क्लियर करके सबको हटा के एक जनरल फॉर्मुलेस लिख लेने चाहिए कि क्या क्या फॉर्मुले इनके होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो चलिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से उसके फॉर्मुले लिखता हूं, फिर उससे रिलेटेड कुछ बातें बताता हूं कि ये सब चीजें किस किस चीज पे कैसे डिपेंड करती है, क्या क्या डिपेंडेंसी है, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं आपको रिफ्रैक्शन की बात बता रहा हूं, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्या उसकी वजह है, उसकी स्पीड चेंज होने से होता है। स्पीड चेंज होना किस पे डिपेंड करता है, उसको हमने मीडियम पे छोड़ दिया, और मीडियम का कौन सा गुण है, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू, बात करें तो सबसे पहले साइन आई बाय साइन आर होता है, बात करें तो वो सी बाय वी भी होता है, इसको लोग ऐसा भी कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बात करें तो वेवलेंथ ऑफ वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम 1 और 2 के वेवलेंथ के बराबर भी होता है। इस तरह के हमने अब तक फॉर्मूला डिस्कस किए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा कुछ होता है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और खास बात बताता हूं। देखो, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहां से निकालना चाहें इस रिलेशन से, तो साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू साइन ऑफ आई बाय म्यू। देखो यहां से एक और डेफिनेशन में तैयार करने की कोशिश करूंगा। यहां से मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने रिफ्लेक्शन कराया, ये इंटरफेस, ये नॉर्मल, आपने मीडियम सेम, आपने एंगल सेम रखा, ये एंगल 40 डिग्री रखा, लाइट ऐसे सीधा जाना चाहती थी, वो इस तरीके से इधर बेंड हो गई। फिर आपने क्या किया, आपने मीडियम बिल्कुल यहीं पे चेंज करके एंगल 40 डिग्री रखा, वो कुछ और ज्यादा बेंड हो गई इधर की तरफ, राइट। ये ऐसे सीधा जाना चाहती थी, ऐसे लाइट रे, फिर से आपको लग रहा है मैं अपने आप में बातें कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। लाइट रे के मीडियम को हमने चेंज किया है, यहां से 40 डिग्री एंगल रखा, यहां भी एंगल 40 डिग्री रखा, यहां पर गई तो ये एंगल कुछ और था, और यहां पर गई तो ये एंगल कुछ और था। तो अगर ये साइन आर की वैल्यू चेंज होती है, साइन आर की वैल्यू चेंज होती है, तो आई तो हमने चेंज किया नहीं, क्या चेंज हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा या ज्यादा होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो इसको क्या होना चाहिए था, तो इसको कम होना चाहिए था। अब साइन ऑफ आर कब कम होगा, ये चीज कब डिक्रीज होगी, तब ये बढ़ेगा। तो इसका डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि साइन जीरो कितना, 0, और इसको कम करना है तो एंगल क्या होगा, कम होता होगा आर का एंगल, यानी कि ये ज्यादा बेंड होगी। फिर से यहां से ये ऐसे कम बेंड हुई, फिर ये और बेंड हुई, फिर ये और बेंड हुई, फिर और ज्यादा बेंड हुई। ये ज्यादा बेंड हो रही है तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव कम होगा तो इसकी वैल्यू को बड़ा होना पड़ेगा। इसकी वैल्यू को बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि साइन आर, यानी कि आर की वैल्यू 30, 45 ऐसे 90 की तरफ जाएगी ताकि ये वैल्यू बड़ी हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एंगल बार बार बढ़ेगा, ये एंगल आपका बार बार बढ़ेगा। तो ये वाला एंगल बढ़ने का मतलब क्या हो कि वो थोड़ा सा ऐसे जा रही थी, थोड़ी सी बेंड हुई। फिर से कम बेंड होने का मतलब क्या हुआ, भाई ये बात ध्यान से सुनना है तुम्हें। कम बेंड होने का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम था। फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो ये वाला साइन आर ज्यादा, और तब साइन आर की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या, ज्यादा, और आर की वैल्यू ज्यादा इसका मतलब ये बेंड कम।
भाई आर की वैल्यू तो यहां से तो बहुत कम मिल जाए हमें, आप ऐसे बेंड होते होते आ जाए, लेकिन अगर यहां पे वापस जाऊंगा तो ये आर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो इसका मतलब बेंड कम हुई है, तो तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो बेंड भी कम, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कर दूंगा मैं तो क्या होगा, वो बेंड भी ज्यादा होगा, और अगर वो बेंड भी ज्यादा होता है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेंडिंग पावर बताता है, राइट। तो यहां पे सिंपल वर्ड्स में हमें एक बात ये भी लिखनी चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स द बेंडिंग पावर ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is basically is mainly represents bending power of light। भाई ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया मैंने, बेंडिंग पावर ऑफ लाइट रे। जो लाइट रे बेंड होती है उसकी बेंडिंग पावर के बारे में जानकर देता है, वो देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो लाइट रे ज्यादा बेंड होगी, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मोर बेंडिंग, ज्यादा ही वो बेंड होगा, और अगर कम है तो कम बेंड होगा। मान लीजिए किसी भी मीडियम का, दो मीडियम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1.5 है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1.33 है, कौन सा मीडियम ज्यादा बेंड करेगा? द आंसर इज व्हाट? आंसर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो लाइट रे को ज्यादा बेंड करेगा। क्लियर है? तो यहां से ये वाली बात बहुत ही क्लियर कट मैंने आपको समझाई है, आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए, आपको जरूर बिल्कुल 101% ये बात को समझना है। मैं अब इसको हटाता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव क्वांटिटी है, अकेले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशन में होता है। रिलेशन बोले तो क्या कि तब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम जाते हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। आप प्लीज एक बार इसे लिख लीजिएगा, फिर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ बढ़ रहा हूं आगे कि ये कैसे रिलेटिव क्वांटिटी है। लिखा तुम लोगों ने? चलिए इसे हटा देता हूं मैं। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका है वो देखो ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिटन एज व्हाट? 1 2। इसको मैं लैंग्वेज में लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी कि जो इसके पास में लिखा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? जो इसके साथ में लिखा होगा। जो इसके पास में लिखा होगा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उसके साथ में लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में। इसको कुछ लोग ऐसा भी लिखा करते हैं, फिर भी देखो 1 यहीं पे है। इसको कुछ लोग ऐसा भी लिखा करते हैं जो मैंने लिख रखा है यहां पे 1 2। इसको कुछ लोग ऐसा भी लिखा करते हैं 2 1। बट ये सब के सब क्या है? दे ऑल आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब चाहे मर्जी जैसे वो लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। या इसको ऐसा भी करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू व्हाट? μ1 बाय μ2। ये बड़े काम की बात है भाई। ये क्या एक्चुअली? ये रिलेशन है, एक रेशियो है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या मानते हैं हम लोग? तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं कि एयर का बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या आया? 1 के बराबर आया। कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा नहीं होगा अगर लाइट रे किसी भी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो, या फिर आप कहिएगा कि कभी भी लाइट रे वैक्यूम से किसी भी दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा 1 से छोटा नहीं होगा। ये बात आप जरूर याद रखें। तो ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका मैंने आपको समझाया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा कैसे जाता है। तो उसका रिलेशन ये μ1 बाई μ2 इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात हुई थी। एक रिलेटिव टर्म है, यानी कि रिलेशन है बेसिकली दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बारे में, राइट। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाया है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बातें की हैं, सारी चीजें जो इसमें थी मैंने आपको डिस्कस की है, बताई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड और आगे की कहानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किस किस तरह की बातें हो सकती हैं, इसके अलावा हम लोग जो रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन से रे ऑप्टिक्स का पूरा पार्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो के साथ, देखते रहिएगा, खुश रहिएगा। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच।